ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दमदार 10। एक तरफ पाकिस्तान को अफगानिस्तान पीट रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत का युद्ध अभ्यास भी चल रहा है। देश की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पोखरण फायरिंग रेंज पहुंची और LCH कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड से उड़ान भरी। ये देखिए तस्वीर, ये तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग है। LCH प्रचंड में उड़ान भरने वाली द्रौपदी मुर्मू देश की पहली राष्ट्रपति है। पहला स्वदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है प्रचंड, और इसकी ये तस्वीरें इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कहां पाकिस्तान है, स्वदेशी होना तो दूर, टुकड़ों पर पल रहा है राकेश जी। अफगानिस्तान जैसा देश भी, तालिबान जैसा संगठन भी उन्हें पीट दे रहा है, और ये भारत की तस्वीर है। यहाँ की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी हेलीकॉप्टर में आज उड़ान भरने जा रही है। देखिए, भारत लगातार अलग अलग सेक्टर पे आत्मनिर्भर बन रहा है, और अभी जो उनकी इजराइल यात्रा हुई, उस इजराइल यात्रा में जो रक्षा समझौता हुआ, उस रक्षा समझौते में जो प्रमुख बिंदु था वो ये है कि अब भारत सिर्फ खरीदार नहीं रहेगा बल्कि संयुक्त रूप से उत्पादक भी बनेगा। तो यदि भारत रक्षा क्षेत्र में उत्पादक बनता है तो आप सोचिए कि उसकी ताकत कितनी आगे बढ़ेगी। जहाँ तक पाकिस्तान की आप बात कर रही हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान तो इस समय पर टुकड़ों में पड़ रहा है। अभी आपने जिक्र किया कि सऊदी अरब से उसने मदद मांगी है। देखिए, जब तालिबान की मान्यता को लेकर खतरा था तब तालिबान को मान्यता देने वाले 3 देशों में पाकिस्तान और सऊदी अरब ही थे। जब दुनिया के तमाम देश तालिबान को मान्यता नहीं दे रहा था तब सबसे पहले आगे बढ़ के मान्यता देने वालों में पाकिस्तान था और सऊदी अरब। आज पाकिस्तान को ये लग रहा है कि सऊदी अरब हो सकता है कि इसमें एक मध्यस्थता की भूमिका निभाए और ये जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसमें पटाक्षेप हो। लेकिन तालिबान मुझे नहीं लगता कि अब पीछे जाने की स्थिति में है, वो लगातार आगे बढ़ रहा है, और ऐसे में पाकिस्तान का जो खतरा है, यानी पाकिस्तान के बंटने का खतरा, वो लगातार बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए पाकिस्तान एक विकट स्थिति में पहुंचने वाला है। आगे बढ़ना क्या होता है, ये दरअसल भारत को देखकर दुनिया सीख सकती है। आगे बढ़ना होता है कि एक आप अपने डाइवर्सिटी को चेरिश करते हैं, उसके साथ आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे रक्षा समझौते करते हैं जहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है। आप अपने खुद DRDO की अगर बात करें, जहां पर लगातार विकास हो रहा है, नए इनोवेशंस हो रहे हैं। अभी जिस लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड की हम बात कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भर रही हैं, ये इंडिजिनस है, ये भारतीय है। पाकिस्तान बॉर्डर पर इस वक्त भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास चल रहा है। आपको बता दूं, थार के रेगिस्तान में भारत की वायु शक्ति दिखाई दे रही है। भारतीय वायुसेना वॉर की प्रैक्टिस कर रही है, अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रही है। 120 से ज्यादा एयरक्राफ्ट इसमें शामिल हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें तेजस है, MiG-29 है, मिराज 2000 है। ये थार के रेगिस्तान में प्रैक्टिस की ये तस्वीरें हैं। और उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तो हमने लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरते हुए आपको दिखाया ही। ये भारत की दहाड़ है, ये भारत की ताकत है। अब पाकिस्तान के साथ भारत का तो कोई कंपैरिजन है नहीं आलोक जी, लेकिन फिर भी दो परिस्थितियां इस वक्त तो पूरी दुनिया देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर में हमसे पिटा पाकिस्तान, अब तालिबान उससे पीट रहा है। वो सऊदी अरब से कह रहा है कि हमें बचा लो, कुछ बीच में मध्यस्थता कर लो। और इधर यहाँ भारत है, वो लगातार विकसित होता चला जा रहा है। देखिए, जिस तरह से हमारा अभी कहा, हेलीकॉप्टर नहीं, हम प्लेन भी, और राफेल में भी जो समझौता, जबकि इतने लोगों ने, अपोजिशन ने कुछ उठाया, लेकिन उसके बाद भी कहीं कोई चीज़ नहीं हुई, बल्कि भारत में उसका भी कैसे आगे निर्माण हो। फ्रांस के साथ हमारे जो समझौता हो रहा है, और जिसके साथ भी अब समझौते हो रहे हैं, रूस के साथ भी जब हमने जो समझौते किए हैं उसमें हो रहा है कि हम अपने यहाँ भी बनाएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। इससे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा, और इसमें ये शक्ति जो परमाणु, देखिए पोखरण वही है जहाँ पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया परीक्षण करने पर, जब हमारे परमाणु परीक्षण किया गया। इसी इलाके में वो हमेशा घुसपैठ करते रहे। हमारे BSF सबसे बड़ा काम करती है। आप देखिए, बीच में अमित शाह जी भी गए थे, BSF के उनको CRPF, देखिए वो फोर्सेस भी जो सीमा पर हमारे काम करते हैं। उस दृष्टि से ये इलाका, चूंकि पाकिस्तान का ये कितना बड़ा इलाका है, कच्छ का रण आप याद करिए, उस 65 आवर्स से भी तब भी हमारे लोगों ने पाकिस्तान के नाक से बजा दी। तो हम दूरगामी ढंग से तैयारी आत्मरक्षा के लिए करते हैं। पाकिस्तान ने इस बार भी कोशिश की थी इसी इलाके में घुसने के लिए, लेकिन उनको कितनी बड़ी मार खानी पड़ी।
वो कहते ना हमारा प्लेन गिरा दिया, उनके ही प्लेन ज़्यादा गिरे हैं, उनके ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आज ऐसी स्थिति में पाकिस्तान नहीं, चीन की दृष्टि से भी भारत आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि चीन केवल मैंने पाकिस्तान निर्भर किस पर करता है? अमेरिका, बस चीन पर करता है, अमेरिका पर करता है। आज ऐसी स्थिति में भारत अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। पिछले 10 वर्षों में आप देखें कितने बड़े HAL, कितना बड़े पैमाने पर लोग कहते थे कि अरे ये तो नुकसान हो रहा, नहीं तो HAL में भी हमारे विमान बनाने में भी उसकी उपयोग हो रहा है, उसका कितना ज़्यादा बड़े पैमाने पर निर्यात करने की क्षमता बढ़ रही है। हम दूसरे देशों को अपने बने हुए हेलीकॉप्टर, अपने बने हुए विमान देने की स्थिति में आ रहे हैं, सैटेलाइट में हमारा बढ़ रहा है। इस दृष्टि से एयर टू एयर मिसाइल का जो अभी इजराइल के साथ किया गया, अब पाकिस्तान हिम्मत भारत के खिलाफ करेगा तो 10 बार उसको अब तबाही की तरफ ही खत्म होने की इसमें सर एक S-400 को भी मैं जोड़ लेती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अक्सर आप S-400 का नाम सुन रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स मार गिराए थे। हर कोई ये देखना चाहता है कि आखिर S-400 ने पाकिस्तानी फाइटर जेट को कैसे आसमान में ही ढेर कर दिया। S-400 का पहला वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार S-400 का वीडियो जारी किया, जिसमें S-400 ने कैसे 314 किलोमीटर दूर से ही पाकिस्तान के फाइटर जेट को मार गिराया। ये एक ताजा वीडियो है जो S-400 ने काम कैसे किया, कैसे उसने प्रहार किया। ये पहला वीडियो है जो हमारी सेना ने साझा किया है, दुनिया के सामने रखा है। 314 किलोमीटर की दूरी से ही पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम कर दिया। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने S-400 का दम देखा। F-16 समेत 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट थे। राकेश जी, इसी S-400 ने उसे धराशायी कर दिया। इतना चर्चा होती थी इजराइल के पास आयरन डोम है, आयरन डोम है, उधर वो गोल्डन डोम बनाने की अमेरिका कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत के पास S-400, फिर F-500 की भी आगे चर्चा हुई कि वहां तक भी हमें पहुंचना है। लेकिन ये एक वीडियो ये पाकिस्तानी खेमे में हलचल मचाने के लिए कितना काफी? नहीं, हलचल मचाने की जरूरत नहीं है। आपने ही जिक्र किया कि ऑपरेशन सिंदूर के समय तो साबित हो गया है कि भारत कितना मजबूत है। तो अब पाकिस्तान को भारत की ताकत का कुछ अंदाजा लगाने की आवश्यकता नहीं, उसको पता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय पर आपको याद होगा कि तुर्की ड्रोन कितने भेजे गए और सब तुर्की ड्रोन गिरा दिए गए। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान के साथ चाहे चाइना का, अब चाइना ने कितने हथियार दिए, लेकिन आप देखिए कि पिछले 3 दशक से तो चाइना में जंग लगा हुआ है, सेना पे भी और उसके हथियारों पे भी। कोई युद्ध नहीं हुआ, उसने हथियार बना के रखे हुए, वही हथियार वो भेज रहा था इनके पास, वो हथियार विफल साबित हुए। तुर्की के जितने ड्रोन आए थे, कहा जाता था टेक्नोलॉजी में तुर्की बहुत आगे है, लेकिन सारे ड्रोन गिरा दिए गए। तो भारत आज रक्षा के क्षेत्र में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ। और इस बार का जो बजट आया है, जिसका सीधा सीधा संदेश है कि भारत अब 2047 का वो लक्ष्य लेके चल रहा है जब टॉप 3 देशों के साथ भारत चौथे देश के रूप में शुमार होगा। अमेरिका, चाइना, उसके साथ और रसिया के साथ अब भारत एक ऐसा शक्तिशाली देश बनना चाहता है, इसीलिए नाम दिया गया है विकसित राष्ट्र 2047। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पहली बार जारी किया गया वीडियो है। पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराने वाला F-400 एयर डिफेंस सिस्टम की ये तस्वीर है। चलिए, इन तमाम तस्वीरों के बीच अब कुछ राजनीतिक हलचलों पर भी नजर हम डाल लेते हैं। बात NCERT की करते हैं। NCERT की 8वीं की किताब में न्यायपालिका के भ्रष्टाचार का जिक्र, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NCERT पर नाराज है। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने इसे लेकर सख्त रुख अपनाया है। बताया ये जा रहा है कि पीएम मोदी ने मीटिंग में तल्ख तेवर में पूछा कि किसने ये काम किया है। साथ ही किताब को तत्काल वापस लेने का निर्देश भी दिया गया। आपको बता दें कि NCERT की इस करतूत से सुप्रीम कोर्ट नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने किताब पर रोक लगा दी है। जो भी हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उसके लिए व्यक्तिगत तौर से और सरकार की ओर से खेद प्रकट करता हूं। जैसे ही मेरे को पता चला 2 दिन पहले, NCERT को मैंने तुरंत निर्देश दिया, सारे किताबों को विड्रॉ किया जाए, उसको रद्द किया जाए। हमें कोई मंशा नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है हमारी संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका को अवहेलना करना।
मैंने दायित्व दिया है हमारे विभाग को, सचिव को, कि एनसीईआरटी में किसने इस प्रकार की गैर जिम्मेवार किताब चैप्टर को जोड़ा, किताब में चैप्टर को जोड़ा, उसको संज्ञान में लिया जाए, उस पर कार्रवाई किया जाए। एनसीईआरटी की किताब बैन हो चुकी है। जज, वकील, नेता सब इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग एनसीईआरटी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एसएन ढींगरा ने कहा कि क्या किसी बुक से चैप्टर हटा देने से न्यायपालिका की इमेज सुधर जाएगी? जुडिशरी में जो कमियां हैं क्या वो ठीक हो जाएंगी? जस्टिस ढींगरा ने कहा कि बेहतर होगा जज न्यायपालिका की कमियों को देखें, उनका सामना करें, उन्हें दूर करने की कोशिश करें। एक बयान उनका भी आपके सामने रख दें। चैप्टर में क्या गलत लिखा गया? कोई ये तो बताए ना कि इस चैप्टर में ये गलत लिखा गया है। अगर करप्शन नहीं है जुडिशरी में और लिख दिया गया है कि करप्शन है, तब तो समझ आता है। जुडिशरी की करप्शन तो अब ओपन है। वो जस्टिस वर्मा का केस इतना प्रोमिनेंट केस है कि कई करोड़ रुपए जले हुए उनके घर से मिले। तो करप्शन किसको कहते हैं? इसका मतलब करप्शन की आपकी परिभाषा ही अलग है। आम आदमी के लिए करप्शन कुछ है, आपके लिए करप्शन कुछ है। आप उसको जो है अगर चैप्टर को हटा भी देंगे तो क्या लोग आपको ईमानदार मानने लग जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई संभावना है। मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है किसी प्रकार का कोई गलत किया है एनसीईआरटी ने। ठीक है, जुडिशरी में करप्शन है, बता दिया बच्चों को। पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, बाकी जगह की करप्शन भी बता दें। आप ये कह सकते हो, निर्देश दे सकते हो कि भैया जुडिशरी को सिंगल आउट मत करो, सबकी करप्शन बताओ। अच्छा, ये दोनों पहलू हैं। मैं अगला बयान आपके सामने रखूं क्योंकि मनन मिश्रा भी सरकार के फैसले का स्वागत ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी एक संस्था है जिस पर लोगों का भरोसा है, वो भरोसा कायम रहना चाहिए। लेकिन इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बयान मैं आपके सामने रखूं उससे पहले आलोक जी, अब मैं तो सरकारी पहलू पर आती हूं। पहले यूजीसी वाली गलती की, फिर अब ये एनसीईआरटी वाली गलती हो गई। धर्मेंद्र प्रधान सामने आ गए, माफी मांग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ऊपर से सीधा फटकार लगी है कि ये गलती कैसे हो गई। देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा आपने कहते हैं, हम कहते हैं अपने ब्यूरो चीफ हमारा लखनऊ में ये है, भोपाल में है, जयपुर में, उसी तरह से यदि आपको प्रधान साहब को यदि जिम्मेदारी थी उसके बाद थोड़ी निगरानी, तो ये जिनको जैसे इसीलिए कहा गया है कि भाई सिलेबस किसने तय किया, और पूरा न्यायपालिका पर प्रधानमंत्री हर बार बोलते हैं, कितने ही प्रोग्राम्स में या राष्ट्रपति बोलते हैं कि भाई न्यायपालिका को हम जितना और सशक्त करें, उस पर भरोसा करें। आज भ्रष्टाचार के इतने मामलों पर जो कार्रवाई होती है तो सरकार नहीं करती ना। ईडी यदि कार्रवाई कर रही है तो अदालत भेजती है ना किसी को। आप उसी अदालत, पूरी न्यायपालिका पर देखिए, जजेस के फैसले पर हम असहमत हो सकते हैं कि भाई ये फैसला, मैं लिखता रहा हूँ ना, हम भी कहते हैं कि कमियां हैं, जजेस की कमी है, नीचे के भ्रष्टाचार है। लेकिन आप बच्चों को ये पढ़ा 8th क्लास में कि न्यायपालिका मतलब भरोसा ही मत करो अदालत पर, जाके बंदूक उठा लो, राहुल गांधी की तरह का लोकतंत्र खत्म हो गया है, न्यायपालिका खत्म हो गई है। दिस काइंड ऑफ मैसेज, दैट्स व्हाई इट्स वेरी डेंजरस। प्राइम मिनिस्टर की जो नाराजगी समझ में आती है, क्योंकि वो तो नहीं सिलेबस देख रहे ना। सिलेबस की कमेटी होती है, डायरेक्टर की जिम्मेदारी तो है ही। मेरा तो ये मानना है कि कमेटी में जिन्होंने चैप्टर को रखा, किसी ने लिखा, किसी ने उसको पहले देखा, मैं तो सारे सिस्टम को मैं भी समझता हूँ, जो भी समझता है आपको हर जगह आएगा ना, चीफ साहब ने क्या किया, न्यूज़ एडिटर ने क्या किया, एडिटर ने क्या किया। उसी तरह से यहाँ पर इसके लिए पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और ऐसा कर्म, कहीं भी ऐसी गलती होना ये जघन्य अपराध है। चूंकि आप न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे, दो ही तो हैं। आप संसद, यदि संसद सब बेकार है, अब न्याय चुनाव आयोग खत्म हो गया। राहुल गांधी तो यही कर रहे हैं कि राहुल गांधी कह ही रहे हैं कि न्यायपालिका पर भरोसा नहीं, पार्लियामेंट में चर्चा होती नहीं, मुझे बोलने दिया जाता नहीं, और उसके बाद फिर सारा ठीकरा जो है वो कभी कभी जनता पर भी फोड़ दिया जाता है और मीडिया पर भी। लेकिन ये जो एनसीईआरटी वाले मामले में के धर्मेंद्र प्रधान फिर गिर गए। देखिए, क्या है कि देश का अधिकांश जनमानस एक ही जगह उम्मीद लगा के चलता है, और वो है न्यायपालिका। आलोक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप यदि कोई भ्रष्ट है, जैसे वर्मा जी का भ्रष्टाचार उजागर हुआ, कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ,
तो जो भ्रष्ट है, लेकिन हुआ क्या सर, महाभियोग हाँ आया है क्या? महाभियोग इलाहाबाद नहीं आया, हाईकोर्ट ये में बात बैठे हुए हैं ना ये वो बिल्कुल भी। आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन भ्रष्ट तो समाज में भ्रष्ट साबित हुआ ना, समाज की तरफ से तो उसको दंड मिला ना, लेकिन समूचे न्यायपालिका को दंडित करना, समूचे न्यायपालिका को संदिग्ध करना, तो मुझे लगता है भारत की व्यवस्था पे बहुत बड़ा संदेह पैदा करना है, इसलिए वो नहीं करना चाहिए। ये तीसरा मामला है, आप शायद यूपीएससी को भूल गई। यूपीएससी में इतनी बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई कि जिसके चलते यूपीएससी चेयरमैन को हटाना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब यूपीएससी जैसी संस्था पे इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही थी, और वो बाद में पता चला कि कितनी बड़ी गड़बड़ी हो रही। जो मेडिकल बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट बनना चाहिए वो प्राइवेट अस्पताल सर्टिफिकेट बना के दे रहा है, और यूपीएससी उसको एक्सेप्ट कर रही है। फिर यूजीसी में इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है कि आज पूरा देश 2 भागों 3 भागों में बटा हुआ दिखाई दे रहा। और आज यूजीसी पे धर्मेंद्र प्रधान जी के मुख से एक शब्द नहीं निकलता। उन्होंने क्या डिप्लोमेटिक बयान दिया, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अरे आप कोई भगवान है क्या कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा? तक वही रहने वाले। आपको स्पष्टता के साथ कहना चाहिए और आपको कोर्ट में जाके बोलना चाहिए। लेकिन अब ये तीसरा मामला है जुडिशरी वाला। आखिर शिक्षा मंत्रालय में ऐसा कौन सा सिस्टम बैठा हुआ है जो घुन लगा रहा? मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप यूजीसी और अब एनसीईआरटी, यदि आप एनसीईआरटी की बात करें तो पहले यही एनसीईआरटी बाबर, हुमायूं, औरंगजेब और अकबर को महान बताता था। यही एनसीईआरटी ने अपने पाठ्य पुस्तकों में गोधरा कांड को महिमा मंडित किया था। आज यदि एनसीईआरटी से उम्मीद की जाए कि नई शिक्षा नीति के तहत नवजात बच्चों को और युवाओं को अच्छा मार्गदर्शन दिया जाएगा, वो एनसीईआरटी में ये कहां से आ गया है कि न्यायपालिका भ्रष्ट है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और उससे पहले वोटों का जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है। काशीराम को लेकर अखिलेश और मायावती आमने सामने है। अखिलेश यादव काशीराम की जयंती को पीडीए दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान कर रहे हैं। इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती नाराज हो गई। अखिलेश यादव के पीडीए दिवस को विशुद्ध राजनीतिक नाटकबाजी करार दिया और कहा कि सपा ने जीते जी तो कभी काशीराम का सम्मान किया नहीं, अब वोट के लिए पीडीए दिवस का छलावा कर रहे हैं। हालांकि जो दोनों तरफ से पोस्ट आई है वो बहुत बड़ी पोस्ट है और दोनों एक्स पोस्ट में जो बातें लिख रहे हैं आलोक जी, उसका मतलब तो यही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। मायावती कह रही है अखिलेश यादव को कि समाजवादी पार्टी का ना चाल, ना चरित्र, ना चेहरा ऐसा है कि वो दलितों के साथ खड़ा हो, मां दलितों के साथ खड़ा हो। मीनाक्षी जी, मायावती उस घाव को कैसे भूल सकती हैं? हम लोग तो उस समय पूरा बाकायदा हिंदुस्तान अखबार में संपादन कर रहा था, किस तरह से उनको घेर करके बिल्कुल हत्या करने की स्थिति समाजवादियों ने कर दी थी। मतलब उस बात को, और दलितों के लिए जो अत्याचार की जितनी घटनाएं होती थी उसमें जो समाज के एक वर्ग को जिस तरह से उस समय प्रश्रय मिला या माफिया को मिलता रहा, आज मायावती की नाराजगी इसलिए ही नहीं है। वो कहती है कि भाई ये पाखंड है। ठीक है, वो मुलायम सिंह को माने, लोहिया जी को माने, वो समझ में आता है, लेकिन काशीराम जी को आज मनाए वो उस पर भी नहीं होता। लेकिन लगता है कि खाली चुनावी राजनीति के लिए आप कर रहे हैं। कल आप मायावती को जिस समय जान के मारने की कोशिश करते थे जो लोग, आज उस पर वो दावा कैसे कर सकते हैं? इसलिए मायावती या उनके समर्थक भी, देखिए पीडीए उस समय पिछले चुनाव में जो भी कारण रहा उसमें आज भी मैं पहले भी कहता रहा हूँ, कुछ गलतफहमी है बीजेपी की कुछ कमजोरियों से, ड्यू रेस्पेक्ट में कहूँगा, उसका लाभ मिला है कांग्रेस और समाजवादी को उस समय। असली चीज़ ये है कि अब उसको लग गया कि ये मोर्चा, जैसे कहते हैं ना आज राहुल गांधी, तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्हीं की वजह से सब जीत रहे हैं, जबकि वो जहाँ पर कोई पार्टी सामने कमजोर है इसलिए उनको मिलता है ना। तमिलनाडु में तो राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं, यूपी में भी समाजवादी पीडीए के नाम पर कर रही है, तो उनको दलित वोट चाहिए। सर मैं आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मनीष सिसोदिया को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले से जुड़े हुए तमाम आरोपों से बरी हो गए हैं। मनीष सिसोदिया जिन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, उप मुख्यमंत्री के पद पर थे, बहुत सारे और मंत्रालय वो उस वक्त संभाल रहे थे और ऐसे परिस्थिति में उन्हें जब जेल जाना पड़ा तो उन्हें तमाम पदों से इस्तीफा भी देना पड़ा और राजनीतिक करियर पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। मनीष सिसोदिया लेकिन सभी आरोपों से बरी हो गए हैं। अच्छा, दो और डेवलपमेंट इसमें हम आपको बता दें कि सीबीआई के केस में तो बरी हो गए हैं लेकिन ईडी के केस में बरी नहीं हुए हैं।
तो आप जानते हैं कि दो पैरेलल मामले चल रहे थे, एक सीबीआई भी मामला चला रही थी और एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय भी मामला चला रही थी। तो प्रवर्तन निदेशालय के मामले में अभी वो बरी नहीं हुए हैं, लेकिन सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया बरी हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको दे दें, सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नेता आरोप मुक्त हो गए हैं। लेकिन समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई हैं, समस्याएं तब खत्म होगी जब ईडी के भी मामलों में वो आरोपों से मुक्त हो जाए। राकेश जी, एक क्विक रिएक्शन आपका इसके ऊपर। देखिए क्या है कि अभी ईडी के मामले में इसलिए वो बरी नहीं हुए क्योंकि पैसे के लेन देन का मामला है और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अरविंद केजरीवाल जी आरोपी बनाए गए हैं। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जी उसमें मध्यस्थता कारण आरोपी बनाए गए हैं कि जो लेन देन हुआ यानी पार्टी के लिए जो फंडिंग हुई शराब कंपनियों की तरफ से, उसमें मध्यस्थता कर रहे थे मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी। इसलिए आप देखें कि संजय सिंह जी भी थोड़ा सा बाहर है, लेकिन मुख्य भूमिका में मनीष सिसोदिया को रखा गया है। इसीलिए सीबीआई केस में तो बाहर हो गए हैं, लेकिन ईडी मामले में अभी उनकी भूमिका संदिग्ध है, जांच चल रही है। वो जांच की स्पष्टता के बाद ही पता चलेगा कि मनीष सिसोदिया जी वास्तव में दोषी हैं या नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी के लिए कि राहत भरी खबर हो सकती है कि सीबीआई ने जो चार्जेस उनके ऊपर फ्रेम किए थे, उन आरोपों से वो मुक्त हो गए हैं, लेकिन अभी समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं हुआ है।